तो आज हम शुरू करने वाले हैं सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे के द्वारा 29 दिसंबर 2024 को एक जेई पीवे एलडीसी का पेपर हुआ है। पेपर काफी अच्छा था। इसके सवाल भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। इसमें खास तौर पर विशेषताएं ये है कि इन्होंने जिस मैनुअल को भी टच करने की कोशिश की है उसको सीरियसली टच कर दिया है। इसलिए जिस भी मैनुअल को इन्होंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है तो कंटिन्यूअस उसमें से काफी क्वेश्चन लिए हैं। इसमें यूएसएफडी मैनुअल को विशेष तरजीह दी गई है कि यूएसएफडी मैनुअल से काफी सवाल पूछे गए हैं। इतने सवाल जनरली यूएसएफडी मैनुअल से किसी पेपर में नहीं आते हैं। तो हम शुरुआत करें, हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। लीजिए, आपके पास पहला सवाल है कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट एबव रेल लेवल फॉर अ फुट ओवर ब्रिज ऑन अ लाइन वेयर 25 kb AC ट्रैक्शन इज यूज्ड। यानी कि ये सवाल उन एरियाज के लिए है जहां पर 25 kb AC ट्रैक्शन का प्रयोग हो रहा है। वहां फुट ओवर की ऊंचाई न्यूनतम रेल लेवल से कितनी होगी? 62-50 है। 62-50। बिल्कुल सही जवाब है, 62-50 इसका सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक टू एनी स्ट्रक्चर फॉर न्यू वर्क फ्रॉम 305 mm टू 1065 mm एबव रेल लेवल। यहाँ पर भी सवाल नए वर्क से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ बताया जा रहा है कि अगर रेल लेवल से 305 mm से वह ऑब्जेक्ट ऊंचा हो और उसकी ऊंचाई 1065 mm तक तो हो, तो ऐसी संरचनाओं को, ऐसे स्ट्रक्चर को सेंटर से कम कितनी दूर पर उसे बनाया जाना चाहिए? 2360 mm। 1905। यहाँ पर है 1905 mm, कम से कम 1905 mm, फिर बाद में वो घटते घटते, वो बढ़ते बढ़ते वो 2360 mm तक जाती है। तो 1905 में यहाँ न्यूनतम की बात की गई है, तो न्यूनतम तो यहाँ 1905 ही इसमें परिलक्षित होगा। सवाल तीसरा है, नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में सीधे ट्रैकों के बीच केंद्रित न्यूनतम दूरी क्या होगी? यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर फॉर अ स्ट्रेट ट्रैक इन स्टेशन यार्ड्स फॉर न्यू वर्क्स। न्यू वर्क्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। 5300। 5300। 5300। बिल्कुल सही है, 5300 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर अलाउड फॉर कर्व्स ऑन ट्रैक्स? 175 मीटर। यहाँ पर किसी एलडब्ल्यूआर या किसी विशेष की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई नहीं है, है। इसलिए इसे हम 1 से 175 mm यहाँ पर इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलें। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एवं रेल लेवल फॉर ए हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म? 840। 840। 840। 840। चलिए, ये भी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ अ स्पेस फॉर ए व्हील फ्लैंज फ्रॉम द रेल लेवल? 38 38 mm। mm। 38 है। 38 mm, ये भी जवाब बिल्कुल सही है। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर ए चेक रेल ऑन ए कर्व विद a रेडियस ऑफ 218 मीटर और लेस? 44 mm। सही जवाब है, 44 mm इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड फॉर न्यू वर्क्स? 1 1 in in 100। 1200। 100। 1 in 1200। 400, 1 in 400। नहीं नहीं, 1 in 100। 1 in 400 इसका राइट जवाब है, क्योंकि सामान्यतः है जो मैक्सिमम परमिसेबल ग्रेडियंट है वो 1 in 400 है। 1 in 1200 रिकमेंडेड ग्रेडियंट है। इसके बाद जो भी ग्रेडियंट अलाउड होगा वो सभी सीआरएस की अनुमति के साथ होगा। प्रश्न संख्या 9, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसमें
थोड़ा ऑब्जेक्शन था क्योंकि उसमें सवाल जो पूछा गया था उसमें मिनिमम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सेफ्टी रिफ्यूजेज के बारे में जो एसओडी में सवाल जो रूल्स दिए हुए हैं उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में प्रावधान है, इसलिए यहाँ पर आपको मिनिमम काटा गया है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फॉर सेफ्टी रिफ्यूज इन टनल? टनल के बीच में जो इसमें दूरी कितनी होती है मैक्सिमम? 100 100 मीटर। मीटर 100 मीटर 100 मीटर। 100 मीटर इसकी दूरी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ फ्लैंज वे ऑफ ए वॉर्न टायर? इस सवाल का 28.5 जी हाँ, 28.5। व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ फ्लैंज ऑफ ए वॉर्न टायर? ध्यान पूर्वक। घिसे हुए टायर के फ्लैंज की अधिकतम मोटाई कितनी होती है? 35, 35। 35 mm। क्योंकि इसके बाद जब भी और घिसेगा तो वो उसके क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट एबव रेल लेवल फॉर टेलीग्राफ और टेलीफोन वायर्स क्रॉसिंग ए रेलवे ट्रैक? कोई टेलीग्राफ या टेलीफोन वायर्स को अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर से पास कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम हाइट रेल लेवल से कितनी होनी चाहिए? 62, 50। बताइए और कोई। इसका होगा 6100। 6.1 6100 इसका सही जवाब है। What is the maximum permissible horizontal distance from the center of the track to the face of passenger platform coping? 1680 mm। What is the maximum permissible की बात की? मैक्सिमम। तो इसका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है कोपिंग का? 1670 से 1680 80 के mm। बीच में रहता है। 80। तो इसका जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्टेंस जो होगा वो कितना? 1680। 1680 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ रिक्वायर्ड फॉर द सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक इन एम्बैंकमेंट फॉर द न्यू वर्क्स? बहुत फेमस क्वेश्चन है। 7850 750। यस, 7850 mm। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर ए पावर लाइन क्रॉसिंग ऑफ अप टू 33 kV ओवर इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक? 11160 11160 है। हम्म 11160। 11160 कंफर्म है? कंफर्म। नहीं सर, 12660 होगा सर। नहीं सर, 11160। नहीं, आपने इसको कहाँ पढ़ा है और किस चैप्टर में पढ़ा है? जी सर, ये आपने कहाँ पढ़ा है 12660? उसमें सर जैसे फॉर्मेशन है उसके बाहर भी थोड़ा लेंथ बाहर रखा जाता है, उस हिसाब से हम किया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ टोटल पर फॉर्मेशन यहाँ पर का वर्टिकल क्लियरेंस की बात की जा रही है। हाँ। यहाँ इसको बाहर और चौड़ाई, फॉर्मेशन की चौड़ाई से क्या मतलब है इसका? ये वर्टिकल का है ना। ये एसओडी के चैप्टर्स में है। इसका है 10,860। What is the minimum distance between the toe of an open switch and a stock rail for the new work? 115 115 तो 15 mm। 115 15। नए कार्यों के लिए, हाँ क्योंकि इसमें कुछ थिक वेब स्विच वगैरह के बारे में कोई बात नहीं की गई, नहीं है। इसलिए हम इसको सामान्य मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ए 52 kg रेल हेड फ्रॉम द स्लीपर? 156 mm। 156 mm। 6 बिल्कुल सही जवाब है इसका।
क्वेश्चन नंबर 17, what is the minimum height above rail level for a high passenger platform in Mumbai suburban section? ध्यानपूर्वक इस सवाल को आप लोग देखेंगे। 760 से। नहीं 760 नहीं। ये मैंने आपको स्पेशली बोला था मुंबई सबर्बन सेक्शन के बारे में बात की गई है। वहां पर ये दूरी होती है 840 से 900 mm के बीच में होती है। 960 से 40 यहाँ मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 840 mm। क्वेश्चन नंबर 18, what is the maximum permissible horizontal distance of a isolated pillar or column from the center of the track on a passenger platform for the new work? काम नया है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपको कोई आइसोलेटेड पिलर वगैरह अगर बनाना है या कॉलम बनाना है तो उसका मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ द ट्रैक से क्या होगा? 5330 से। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसका होता है 4570। आप एसओडी में जाके इसको सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। What is the minimum permissible length of a train siding for new works where the ruling gradient is 1 in 100 or flatter? जब मुख्य ढाल ये 1 in 100 या उससे कम है तो वहां नए कार्यों के लिए ट्रेन साइडिंग की न्यूनतम स्वीकृति लंबाई क्या होगी? इसका जवाब है 750 750। 750। What is the role of zonal maintenance depot in the track machine organization? ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार ध्यानपूर्वक देखिए कि जोनल मेंटेनेंस डिपो का क्या रोल है, इनमें से कौन सा रोल? ट्रैक Periodical मशीन overhauling ट्रैक of में track होता है machine. ओवरहॉलिंग ट्रैक पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग ट्रैक Periodical मशीन। overhauling. पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक मशीन्स। Which parameter is not directly related to टैंपिंग मशीन परफॉर्मेंस? निम्नलिखित में से कौन सा है जो टैंपिंग मशीन के साथ डायरेक्टली संबंध नहीं रखता है? ट्रैक गेज विड्थ। ट्रैक गेज। Track gauge width. Question number 22. During machine inspection, which aspect of the engine is checked to ensure reliability? इनमें से कौन सा जो है स्पेशल एस्पेक्ट है जिसको इंजन की उस एस्पेक्ट को चेक किया जाना चाहिए ताकि उनसे रिलायबिलिटी बनी हुई रहे? अलाइनमेंट ऑफ एक्शन। Build condition and tension. Question number 23. What is the key advantage of using the 4-point lining method in timing machine? वक्रों का Precise alignment of curves. प्रेशर अलाइनमेंट ऑफ कर्व। बिल्कुल सही जवाब है, प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ कर्व्स। कर्व। क्वेश्चन नंबर 24. A squeezing time in tamping machine for track maintenance. 0.8 से 1.2 सेकंड। 1.2 सेकंड। बिल्कुल सही जवाब है, 0.8 से लेकर के 1.2 सेकंड तक इसका रहेगा। 25. Which track machine is used for dynamic stabilization? DTS. बिल्कुल सही जवाब है, DTS इसका सही जवाब है। What is the primary purpose of ballast cleaning machine? क्लिनिक एंड Cleaning and रिसाइकल recycling blast. जी हाँ, क्लीनिंग एंड Cleaning and रिसाइकलिंग recycle ballast. ballast। रिसाइकलिंग ब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 27. What is the purpose of automatic line computer system in tamping machines? Track geometry ज्योमेट्री correction. करेक्शन। इसका जवाब होगा ट्रैक ज्योमेट्री करेक्शन। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। Which safety equipment is mandatory for track machine operation? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द All of the above. पक्का? जी पक्का। सर। चलिए, ऑल ऑफ द अबव सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29. Which component is crucial for screening ballast in BCM? कन्वेयर बेल्ट। सही। ब्रेक सिस्टम। स्क्रीनिंग करने में कौन सा इंपॉर्टेंट? स्क्रीनिंग यूनिट होगा ना। स्क्रीनिंग यूनिट। स्क्रीनिंग यूनिट। स्क्रीन। स्क्रीनिंग यूनिट। हाँ हाँ स्क्रीनिंग यूनिट। स्क्रीन।
एक बार जवाब दे दीजिए तो फिर अपना जवाब चेंज मत किया कीजिए। ओके ओके गलत या सही है जो दूसरा देगा अपना उसमें। ओके इन विच मोड डज अ डीटीएस ऑपरेट टू इंश्योर मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ ट्रैक? जब डीटीएस मशीन को किस मोड में हमको यूज करना चाहिए ताकि मैक्सिमम सेटलमेंट उससे मिल सके? मैक्सिमम सेटलमेंट मोड। बिल्कुल सही जवाब है मैक्सिमम सेटलमेंट मोड। विच यूनिट ऑफ द टैंपिंग मशीन्स इंश्योर वर्टिकल एंड लेटरल करेक्शंस? देखिए इसमें आपको कौन सा है जो लेटरल और लिफ्टिंग एंड लाइनिंग वर्टिकल यूनिट। करेक्शन के आपको दे सकता है? लिफ्टिंग एंड लाइनिंग यूनिट। बिल्कुल सही जवाब है लिफ्टिंग लाइनिंग यूनिट देगा इसको। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रेल ग्राइंडिंग मशीन? रिमूवल रेल कोरिगेशन। हाँ, रिमूव रेल कॉरिगेशन। रिमूवल ऑफ कोरिगेशन। रेल में जो कोरिगेशन डेवलप हो जाता है, जो छोटी छोटी दरारें पैदा हो जाती है, कॉटन और उसको हटाने के लिए ताकि उससे लाइफ इसकी बढ़ जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाते हैं। विच मशीन इज प्राइमरली यूज फॉर द शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग? बड़ा सिंपल सवाल है। SBCM। SVCM क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्री ब्लॉक मेंटेनेंस फॉर ट्रैक मशीन्स? प्री ब्लॉक टेस्ट ट्रैक ज्योमेट्री। मेंटेनेंस, ट्रैकों के मशीन के लिए प्री ब्लॉक रख रखाव, ट्रैक मशीन का प्री ब्लॉक मेंटेनेंस की बात हो रही है। API डैमेज स्लीपर इंश्योर मशीन रेडीनेस, ट्रैक मशीन को पहले क्यों टेस्ट किया जाता है? ताकि उसको 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले वो चेक करते हैं ना कि उनका जी, मशीन सही है कि नहीं है, तो रेडीनेस के लिए देते हैं वो। विच रिपोर्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रैक मशीन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग? इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जिसके आधार पर ट्रैक मशीन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है? डेली लॉग। डेली लॉग। बिल्कुल सही जवाब है डेली लॉग। क्वेश्चन नंबर 36 हाउ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डिफिशियंसी डिफाइन फॉर हाई स्पीड कर्व्स? जब आप चेंज ऑफ कैंट डिफिशियंसी शो करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डिफिशियंसी का? मिलीमीटर पर सेकंड। मिलीमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर ए कैंट ऑफ 100 मिलीमीटर एंड अ स्पीड ऑफ 80 kmph? अभी आपके सॉल्यूशन करने का चीज़ है, कैलकुलेट कीजिए और फिर इसका जवाब दे पाइएगा कि 100 mm का कैंट है, 80 किलोमीटर की अगर स्पीड है, तो ट्रांजिशन जो कर्व होगा उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका लेंथ है अप्रोक्स 80 मीटर आती है। ठीक है, आप लोग अपना कैलकुलेट कीजिएगा फॉर्मूला लगा करके। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द एंगल ऑफ क्रॉसिंग फॉर अ टर्न आउट विद 1 in 12 क्रॉसिंग? 1 in 12 क्रॉसिंग का एंगल कितना होता है? 4:45 इसका होता है 4 डिग्री 45 मिनट 49 सेकंड होता है टोटल। वो यहाँ पर आपको इसमें ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। विच फैक्टर डिटरमाइंस द स्पीड पोटेंशियल ऑफ ए टर्न आउट ऑन ए बीजी ट्रैक? निम्नलिखित में से किसके कारण बीजी ट्रैक पर टर्न आउट की गति क्षमता किन कारणों से निर्धारित हो जाती है? All of the above. ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 40 what is the maximum permissible speed on a 1.5 turnout installed in a BG track? 30 15 kmph। kmph 15 kmph। 15 kmph सही पूर्वक ध्यानपूर्वक सोच के जवाब दें, क्योंकि 15 kmph 30 kmph होगा। 15, 25, 30, 50 यही सब होती है, लेकिन उसमें से 15 सॉरी 15 kmph सर 15। इसका जवाब होगा 15 kmph। ये सवाल आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट पैरामीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स? all of the above इसमें नहीं, ऑल ऑफ ऑप्शन क्यों होगा बताइए? नहीं होगा और नहीं। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये बताइए? नहीं तो TQI इंडेक्स में सर ट्विस्ट ये दे दिया ना, ट्विस्ट का ये मेरे पास नहीं। मेरा पूछना है कि अगर हो, मेरे को यहाँ दे दिया ही नहीं कि रेफरेंस क्या है आपके पास कि कौन सा जवाब होगा और कौन सा जवाब नहीं होगा, किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं? फॉर्मूला याद है क्या किसी को TQI निकालने? TQI में कंपोजिट का जो फॉर्मूला है उसमें ये अलाइनमेंट 1 होता है, अनइवननेस 1 होता है, अलाइनमेंट 2 फैक्टर है, अनइवननेस 2 फैक्टर है, डिवाइडेड बाई 4 होता है। लेकिन उसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला सूट ही नहीं कर पा रहा है कि ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स वाला, इसमें से कोई ऑप्शन इसमें सूट। इन्होंने जो जवाब बनाया है, ये जो सवाल संभवतः बना हुआ है वो इस बेस पर बना हुआ है कि जब TRC चलती है तो वो कौन कौन फैक्टर्स पर अपना रिपोर्ट जनरेट करती है, या मेंटेनेंस जो हम करते हैं किन किन फैक्टर्स पर करते हैं। जो TQI जनरेट होती है वो अनइवननेस और अलाइनमेंट पर ही होती है, पर हमारा मेंटेनेंस का पूरा जो शेड्यूल है, बाकी सब चीजें हैं, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिनमें अलाइनमेंट भी आता है, गेज वेरिएशन भी आता है, अनइवननेस भी आता है, ट्विस्ट भी आता है, ये सभी चीज आती है।
तो इस सवाल में जिस ढंग से पूछा गया है, ये सवाल टी क्यू आई के फॉर्मूले पर इसमें से एक भी जवाब नहीं आता है। जी तो अगर हमें इसमें जवाब देना है तो फिर हमको जानना पड़ेगा कि टीआरसी चलती है तो उनमें किन किन इंडेक्स पर हम मेंटेनेंस का ऑपरेशन करते हैं, तब इसका जवाब दे पाएंगे। तब इसमें सारे के सारे ऑप्शन इसमें कवर हो जाते हैं। बाकी अगर टी क्यू आई के फॉर्मूले पर देखें तो इनमें से आप इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक क्वालिटी फॉर ए टी क्यू आई वैल्यू एक्सीडिंग 1007 लिखा हुआ, एक्चुअली में वो गलत है, वो एक्सीडिंग 100 होगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सीडिंग वहाँ 100 होगा। टी क्यू का मान अगर 100 से अधिक होने पर ट्रैक की गुणवत्ता का वर्गीकरण क्या होगा? क्या इस प्रकार का क्लासिफिकेशन हमारे इंडियन रेलवे पीयू मैनुअल में दिया हुआ है? नहीं, कहीं नहीं दिया हुआ है ऐसा तो, कि कितना टीक्यूआई होना चाहिए। देवचरण, नहीं दिया हुआ है सर, इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं इस तरह का। इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन पहले टीजीआई वाले में संभवतः हुआ करता था हाँ कुछ, हाँ, टीजीआई में होता था। पर टी क्यू आई में इस प्रकार का नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लेकिन ये सेंस ये लिया है सर कि टीक्यूआई में जैसे 100 आता है ना, सबसे अच्छा ट्रैक माना जाता है, तो उस आधार पे वेरी गुड कहीं लिया होगा आंसर। मैंने नहीं मैंने नहीं, कहीं लिखा हुआ होना चाहिए ना गुप्ता जी, मैनुअल में कहीं ऐसा हाँ। लिखा हुआ नहीं। मैंने पहले भी बोला है, जवाब देने का अधिकार जो होना चाहिए वो आधार होना चाहिए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और कोई आधार नहीं मिले तभी हमको दूसरा जवाब सेलेक्ट करना होगा। बाकी मैंने पहले भी बोला है कि लाइन पर क्या काम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब सीखने के मोड में होते हैं तो आप लॉजिकल और गलत चीज़ों पर बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमारे पास तो ऑप्शंस नहीं है, अगर फिर भी अगर हम चुनना चाहें तो 100 का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। 100 किसी चीज को मिल गया, ठीक है। 100 से अधिक होगा तो वो भी बढ़िया होगा, और 100 से कम होगा तो खराब होगा, और कम होगा तो बहुत खराब होगा। तो मेरे हिसाब से 100 का जो है वो फेयर होना चाहिए, और 100 से अधिक जाएगा तब जाकर के वो वेरी गुड की श्रेणी वगैरह में रखना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार कोई क्राइटेरिया हमारे पास उपलब्ध नहीं है अभी। अब इनमें से कोई चाहे तो फेयर में रख सकते हैं, कोई बोलेगा वेरी गुड में रख सकते हैं। तो इस प्रकार क्राइटेरिया अपने पास डिफाइन नहीं है। किसी जोन में अगर कोई अलग से चिट्ठी निकली हुई है उसके आधार पर वो हो सकता है। कितना आता है मैक्सिमम टीक्यूआई? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया इसका कोई, किसी को अपने यहाँ तो 90-100 ही चलता रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। What is the minimum frequency of track recording car runs for a section with a speed above 130 kmph? इसका जवाब दें। बाई मंथली, 2 मासिक। बिल्कुल सही जवाब है सजीव जी, बाई मंथली। इसमें बहुत सिंपल हो गया है। अब तो तीन ही 2 4 आपके पास फ्रीक्वेंसी है, 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने। अगर 110 के एमपीएच से 130 के एमपीएच से अगर ज़्यादा है तो आपको 2 महीने का फ्रीक्वेंसी रहेगा। और सबसे नीचे वाला याद रख लीजिए कि 110 से अगर नीचे है तो 6 महीने रहेगा, बाकी बीच वाला हो गया 4 महीने। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर किया गया है। व्हाट इज द मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर पीएससी स्लीपर ऑन ए बीजी ट्रैक विद अ स्पीड पोटेंशियल ऑफ 160 kmph? M+8। हाँ, यहाँ पर आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 160 kmph का है तो यहाँ पर 1660 का स्लीपर डेंसिटी होना चाहिए, जी सर। और 1660 का स्लीपर डेंसिटी होगा तो कम से कम आपको 21 स्लीपर के आसपास आपको आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आती है। तो वहां से हम M+8 को सेलेक्ट कर सकते हैं। सर इसमें सर एक चीज सर, एम को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं सर? क्योंकि हम तो देखें लेकिन सर इस पर क्लियर मुझे समझ। हाँ, एम जो है वो स्टैंडर्ड रेल लेंथ को डिनोट किया जाता है, स्टैंडर्ड फ्री रेल लेंथ जो है उसको है 13 मीटर मीन्स। हाँ, तो बीजी में अभी जो स्टैंडर्ड फ्री रेल लेंथ है जो हमारे पास उपलब्ध है वो 13 मीटर की होती है, सर इसलिए वो तो एम 13 की 21। जगह हम 13 को डिनोट करेंगे बीजी में। What is the stipulated inspection frequency of point and crossing on a route with a speed over 130 kmph by in-charge PLI and in-charge SSCP? वंस इन अ मंथ। 3 month, once in 3 month। ये सर बार बार कंफ्यूजन होता है। नहीं, क्योंकि PLI के लिए जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन के लिए स्पीड के आधार पर कोई अलग से चेंजेस नहीं दिया हुआ है। जी वो सभी जगह 3 महीने में एक ही बार करना होता है, और वो अल्टरनेट करके करते हैं। तो इसका जवाब तो 1 in 3 months ही होगा। What is the maximum cant allowed for BG tracks on Indian Railway? Maximum cant allowed 185। हाँ, 185 तक का अलाउ कर दिया गया है। What is the maximum permissible tolerance in gauge variation on curves of radius more than 440? इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे सवाल को। आंसर ही गलत है सारे। आप आंसर सर गलत है। आप आंसर चुनिए। व्हाट इज मैक्सिमम टर्म गेज वेरिएशन ऑन कर्व रेडियस मोर? 440 सर, मुझे लग रहा है +6 होगा सर। नहीं नहीं, +15। आपने देखा हो क्या है आपका जो नॉर्मल में रहता है -6 से +6 रहता है, जी उसके बाद सर। क्या रहता है 440 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले में -6 से लेके 15 तक रहता है, जी सर। फिर 440 से कम वाले में +20 तक रहता है। तो इसमें आपका जी। बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? +15। सर व्हाट इज द रिकमेंडेड ग्रेडियंट फॉर अ स्टेशन यार्ड? रिकमेंडेड ग्रेडियंट की बात की गई है यहाँ पर। 1 in 1200। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 1 in 1200।
अब यहाँ से आपको यूएसएफडी का क्वेश्चन आ रहे हैं। यूएसएफडी में अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर इसकी किताबों को पढ़ा होगा तब आप इसके सारे सवाल का जवाब दे पाइएगा। तो पहला सवाल आ रहा है कि इसमें जो प्रोब्स इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2 से 4 हर्ट्ज। 2 से 4 मेगाहर्ट्ज। बिल्कुल सही जवाब है, 2 से 4 मेगाहर्ट्ज का इसका जवाब होता है। सेकंड 50वां नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोब इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डिटेक्टिंग ट्रांसवर्स कर्व? ट्रांसवर्स कर्व को अगर यूज करना है, निकालना है, तो कौन सा हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसवर्स कर्व में? ट्रांसवर्स एंगल एंगल प्रोब। प्रोब। एंगल एंगल प्रोब। इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अब यहाँ पर है, इन अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कपलेंट? रिड्यूसिंग ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होगा सर इसमें। जस्टिफाई कीजिए कैसे? जस्टिफाई सर, ये सर, ये कॉपलेंट, ये जो वाटर जो यूज किया जाता है कॉपलेंट के लिए, उसका सर इसके पूरा देखो, पढ़े हैं सर, लेकिन मुझे ध्यान उससे से क्या होता पढ़ने है, आ रहा है, लेकिन इम्प्रूव वाटर यूज किया जाता है कॉपलेंट के लिए सर इसका। वाटर किया जाता है तो इम्प्रूव ऑफ प्रोब का कॉन्टेक्ट उससे भी होता है, इम्प्रूव प्रोब होता है। और सिंगल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, अगर पानी नहीं रहेगा तो सिंगल स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाएगा सर। हाँ, कंप्लेंट पानी हो कोई भी हो, बगैर कंप्लेंट के स्ट्रेंथ आएगी नहीं सिग्नल की। और बगैर पानी के सिग्नल रिड्यूस लॉस होगा, और ये भी इम्प्रूव प्रोब को भी है इसमें। एक्चुअली क्या है, इसको इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा था, जब कपलेंट यूज किया जाता है सर और कपलेंट यूज नहीं होगा, कपलेंट यूज नहीं होगा तो सिग्नल आपको पूरी तरह से ट्रांसड्यूसर को अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। सर लेकिन सिग्नल जो बढ़ाने की बात हो रही है, सिग्नल बढ़ती नहीं है, सिग्नल जितनी मिलनी चाहिए ना वहां तक उसको हेल्प करती है पहुंचने में। ऐसा नहीं कि सिग्नल सिग्नल बढ़ जाएगी। सिग्नल मान लिया कि सिग्नल अगर मान लेते हैं कि ये 100 पॉइंट है, तो अगर आपने प्रोब यहाँ पर अगर कपलेंट का यूज नहीं किया है तो आपको सिग्नल मिल ही नहीं पाएगा उतना, ठीक है। और अगर आपने कपलेंट यूज किया है तो जितना सिग्नल मिलना चाहिए उतना मिलेगा। तो यहाँ जो सिग्नल की ताकत को जो बढ़ाने की बात की गई है, वो लॉस्ट सिग्नल को ताकत को बढ़ाने की गई है, न कि जो सिग्नल मिलनी चाहिए उसको वो मैनिपुलेट कर पाएगा या उसको मॉडिफाई कर पाएगा, उसको नहीं कर पाएगा। मान लिया आपको 100 पॉइंट का सिग्नल अगर मिलना चाहिए तो 100 तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा ही बढ़ पाएगा। लेकिन अगर कपलेंट अगर आपने यूज नहीं किया तो सिग्नल उसमें लॉस तो हो जाएगा आपको। मान लिया कि 100% कहीं पर सिग्नल मिलना चाहिए था, अगर कपलेंट नहीं है तो 40 मिलेगा, 50 मिलेगा। लेकिन कपलेंट यूज की तो मैक्सिमम 100% ही मिल सकता है, ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा मिल जाएगा। और तीसरा तो प्रोब, अगर वहां पर जो गैप बन जाती है तो प्रोब संपर्क को सुधारने का काम है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका जवाब तो सही है, और जस्टिफिकेशन थोड़े से अलग अलग थे। सर व्हाट टाइप ऑफ वेव इज प्राइमरली यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग? सरफेस वेव सर। ट्रांसफर भी सर देखिए इसमें क्या है, एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव भी इस्तेमाल होता है और ट्रांसवर्स वेव भी। ट्रांसफर भी होता है। पर जहां तक मेजोरिटी की बात की एयर भी होता है। मेजोरिटी की बात की जाएगी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव जो आता है ना, सरफेस डिफेक्ट वाले में काम आता है। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी की बात है, हमको अगर 4 ऑप्शन में से अगर सबसे बेस्ट वन ऑप्शन चुनना होगा तो फिर मेजोरिटी वाले को हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, यहाँ पर मुख्य रूप से लॉन्गिट्यूडनल वेव का तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसवर्स वेव का इस्तेमाल करते हैं, या ट्रांसवर्स वेव का यूज होता है जहाँ पर सरफेस डिफेक्ट्स वगैरह आइडेंटिफाई होता है, वहां पर उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल है कि बोल्ट होल क्रैक डिटेक्ट करने में किस प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है? 37। 37 डिग्री। जी हाँ, 37 डिग्री। 45 डिग्री से भी पता चलता है, लेकिन अगर सवाल में 37 भी अगर दिया हुआ हो तो 37 सही जवाब माना जाएगा। इन यूएसएफडी टेस्टिंग व्हाट इज द आइडियल कपलेंट मटेरियल यूज्ड? वाटर। क्योंकि जब मेजोरिटी हम वाटर का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दिया हुआ कि रेल टेस्टिंग या वेल टेस्टिंग के बारे में कहा जा रहा है, तो इसलिए हम नॉर्मल मानते हुए इसे वेल टेस्टिंग में बात कर देते हैं। सॉरी, रेल टेस्टिंग के लिए वाटर समझते हैं, क्योंकि वेल टेस्टिंग के लिए तो आपको जितना थिक आपको उसमें जैसे जेल का इस्तेमाल करते हैं उनका वो ज़्यादा बेटर होता है उस कंडीशन में। लेकिन सर आइडियल यदि बताया गया, लिखा गया है, तो सर आइडियल में तो वाटर ही दिया हुआ है सर। हाँ, आइडियल कपलेंट का मतलब क्या होगा कि जो मैक्सिमम जगह इस्तेमाल हो रहा है, सर ठीक है। तो बाकी मैक्सिमम तो हम रेल टेस्टिंग करते हैं, तो रेल टेस्टिंग तो बाकी जगहों के लिए वही आइडियल है। सर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ वेल्ड डिफेक्ट्स डिटेक्टेड बाय द यूएसएफडी? वेल्ड डिफेक्ट में जो सामान्यतः जो मैक्सिमम कारण आइडेंटिफाई होते हैं वो क्या रहता है, क्या गलती पता चलती है? तो सामान्यतः इसमें जो कारण है वो इम्प्रॉपर वेल्डिंग। इम्प्रॉपर बिल्डिंग प्रोसेस। इम्प्रॉपर वेल्डिंग प्रोसेस के कारण ही इसमें डिफेक्ट पता आता है। क्वेश्चन नंबर 56, इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग व्हाट डज द एक्रोनाइम डीएसी स्टैंड्स फॉर? डीएसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एंगल कैलिब्रेशन सर। डिस्टेंट एम्पलीट्यूड कर्व होना चाहिए। इसका होता है डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच वेव मोड इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग टू डिटेक्ट लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट? लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट है, किस वेव मोड का इस्तेमाल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में किया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव का हम इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द एंगल प्रोब्स। एंगल प्रोब्स का मेन लिमिटेशन क्या है? इसमें होता है क्या कि जो आपका एंगल प्रोब है उसका एक खास एंगल जब तक उसको नहीं मिलेगा 1822 डिग्री तक का, तब तक वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी इन कर्व सरफेस ना। तो इसका हो जाएगा लिमिटेड डिफेक्ट रेजोल्यूशन। What type of defect is most commonly detected in the weld zone of the rails? वेल्ड जोन में सामान्यतः किस प्रकार के दोष इसमें दिखाई पड़ते हैं? ऑल ऑफ द एबव सर। ऑल ऑफ द अबव। लैक ऑफ रीजन, स्लैग इंक्लूजन, पोरोसिटी, ये सभी दिखते हैं खासतौर पर। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द रोल ऑफ द पल्स जनरेटर इन अल्ट्रासोनिक फ्लावर डिटेक्टर। पल्स जनरेटर का काम क्या होता है? पल्स जनरेटर मतलब जो पल्स आपको जनरेट करके वहां पर दे रहा है। उपरोक्त सभी होगा सर इसमें। इसका होगा ऑल ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, जो पल्स जनरेटर होता है अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करता है। रिसीव करने का काम ट्रांसड्यूसर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 61, न्यू IRPWM के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक रेल और चक रेल के बीच में कर्व सेक्शन में गैप कितना होना चाहिए न्यूनतम? 44। 44 mm सर। 44। ये कौन सा ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, स्टॉक रेल एंड चेक रेल। ये यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा गया है इसका मतलब है कि कर्व में जब हम चेक रेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो चेक रेल हुआ और जो मेन रेल हुआ उसी को वो स्टॉक रेल बोल रहा है। तो चेक रेल और मेन रेल के बीच में न्यूनतम गैप कितना होता है? तो जो 8 डिग्री से ऊपर में जो हमने चेक रेल हम लगाते हैं तो वहां पर मिनिमम जो रखते हैं वो कितना रखते हैं? 44 हम का रखते हैं। तो उसके बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यू IRPWM, व्हाट इज द मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड अंडर द PSA स्लीपर ऑन द मेन लाइन BG ट्रैक। 350 mm। मिनिमम की बात की जा रही है, नॉट रिक्वायर्ड की बात की जा रही है। जैसे हमारे जो मेन लाइन के ट्रैक्स हैं उस पर 300 पर भी तो गाड़ियां चल रही है, तो मिनिमम जी तो सर। है। 350 के लिए तो कंपलसरी तो है नहीं कि 350 होना चाहिए। हाई स्पीड के लिए 350 होना चाहिए, बात सही है। अगर 160 के वन के हाई स्पीड ट्रेन होगी, लेकिन मिनिमम की बात हो जाएगी तो मिनिमम तो फिर 300 होगा, क्योंकि मेन लाइन पर दो ही है, या 300 या 350 है। तो मिनिमम तो मेरे हिसाब से वो 300 होना चाहिए। What is the maximum permissible alignment deviation for BG track with the speed exceeding 100 kmph? ये सवाल बड़ा सुंदर है, ध्यान से देखिए। डेविएशन प्लस माइनस 7 mm सर। यहाँ पर जो पूछा गया है स्पीड कहाँ बता रहा है, 100 kmph से 100 ज्यादा km हो का है। तो अलाइनमेंट डेविएशन कितना होगा? 100 किलोमीटर से अधिक गति वाले बीजी ट्रैक के लिए अनुमत अधिकतम संरेखण विचलन कितना होना चाहिए? एक्चुअली ये बात कहाँ से कर रहा है? AQI वाले में से। What is the maximum aggregate average value for ballast used on BG main lines and running lines? ये बताइए, ये तो हमने बढ़िया से क्लियर कर रखा था। 30%। एग्रीगेट एवरेज वैल्यू 30%। कमल। काम करते वक्त यार कोई अपना मिस यूज ना करें इसको। और गलत से लग गया। What should be the water absorption value of ballast as per IS 2386 part 3 19637? वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितना होगा? नॉट मोर देन 1%। बिल्कुल सही जवाब है, नॉट मोर देन 1%। सामान्यतः हमारा ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ बैलास्ट टू इम्पैक्ट। कौन सा किया जाता है? रेजिस्टेंस इंपैक्ट टेस्ट। हाँ, इम्पैक्ट टेस्ट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इम्पैक्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द परमिसिबल रेंज ऑफ रिटेंशन ऑफ ए 40 mm स्क्वायर में सी फॉर मशीन क्रस्ट बैलास्ट। 40 से 60। 40 to 60%। बिल्कुल सही है, 40 से 60 है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट रेंज ऑफ बैलास्ट स्टैक इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया 1 to पॉइंट प्लेन एक एरिया मीटर। सर। 1 मीटर। 1 मीटर से 2 मीटर, मिनिमम 1 मीटर से 2 मैक्सिमम 2 मीटर। ठीक है। विच सीप साइज यूज फॉर इम्पैक्ट टेस्ट बैलास्ट। इम्पैक्ट टेस्ट बैलास्ट के लिए कौन से सीप साइज का इस्तेमाल करते हैं? 12.5 10। 12.5 से 12.5 से 12.5 से 10। 10 से 12.5 तक किया जाता है। 10 से 12.5 तक है। व्हाट इज द परमिसिबल साइज रेंज फॉर बैलास्ट पार्टिकल एज पर स्पेसिफिकेशन। 20 से 65। 20 से 65 mm तक। सीधे बैगनों में लोडिंग के मामले में
जो परमिसेबल श्रिंकेज है वो कितना है? 8%। बिल्कुल 8%। 5%। सही जवाब है। What is the tolerance allowed for the weight of abrasive charges in Los Angeles machines? पहले इसमें आपको याद रखिए कि इसमें यूज कितना करते हैं, कितना वेट यूज करते हैं? 25 के साथ 3 यूज kg। करते हैं। 5 kg, 5000 का। 5 के, सॉरी 5 केजी, हाँ। ठीक है, इसमें प्लस 25 माइनस 25 25। ग्राम है, प्लस माइनस। हाँ, What is the minimum number of test samples required for every 100 cm ballast apply in a stack? 8। एक 1 sample। What is the range of the rail temperature for de-stressing in temperature zone 1 for all rail section? TM +5 to TM +10। ध्यानपूर्वक। जोन सर, TM to TM +5। हाँ, टीएम टेम्परेचर जोन ध्यानपूर्वक देखिए, टीएम से लेकर के TM+5 तक होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द परमिटेड रेंज ऑफ de-stressing टेम्परेचर फॉर जोन 4? TM+5 से TM+10 डिग्री से। TM +10 डिग्री सेल्सियस। TM+5 से TM+10 डिग्री। How often should the rail thermometer used for the temperature measurement be checked against a standard thermometer? वीकली। रेल थर्मोमीटर को मापने के लिए उसको कितनी कब कब जांच किया जाता है? वीकली होगा सर। वीकली? कौन चेक करता है वीकली? सर नहीं पता है सर इसका। मंथली करता है। मंथली आइडिया नहीं, मंथली। जमादार लेकर के जाता है फील्ड वाई के हाँ, ऑफिस में और वहां पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। बाकी मंथली का। सही वाले से लेकिन हॉटेस्ट डे में सर, वो तो पर डे चेक, हॉटेस्ट डे जो होता है सर, नहीं, हॉट वेदर पेट्रोलिंग का जो यहाँ किया जाता एक्चुअली है कैलिब्रेशन की बात हो रही है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि रेल थर्मामीटर को चेक किया जाता है अगेंस्ट स्टैंडर्ड थर्मामीटर। स्टैंडर्ड थर्मामीटर किसके पास होगा? सिप्लाई के पास होगा। वही तो चेक करेगा कि उसके पास जो बराबर स्टैंडर्ड थर्मामीटर है उसके मुकाबले में बाकी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बराबर, सही। वो मंथली जब गैंग जाती है तभी वो चेक होता है। ठीक। व्हाट इज द रिकमेंडेड रेल टेम्परेचर रेंज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। CWR के लिए कहीं पर भी कोई विशेष प्रकार का जानकारी आपको LWR मैनुअल में या IRPWM में नहीं दिया हुआ है। यहाँ सिंपल कि कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल के लिए आपका रेंज क्या होगा। तो हम अगर ऐसा मान कर चलें, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल में जो अलग अलग टेम्परेचर जोन है उसमें एक में TM से लेकर TM+5 डिग्री तक है, दूसरे में TM+5 से लेकर TM से 10 डिग्री तक सेल्सियस तक है। ये है, अगर उन दोनों को कंबाइन करें तो आपको एक जवाब यहाँ पर मिल सकता है, बाकी यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। बाकी इनमें से कोई भी जवाब किसी भी रूप में सूट नहीं करता है। लेकिन जब ये लिखा है आपके मैनुअल में है ये? नहीं, मैनुअल की बात नहीं हो रही है। मैनुअल यहाँ तो मैं बोला हूँ ना कि कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल का वो पूरा रिकमेंडेड रेल टेम्परेचर, बराबर। और उसमें उसमें दो रेंज है, TM से लेकर के TM+5 डिग्री सेल्सियस हाँ। तक, TM+5 से TM+10 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर कोई जोन की बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब CWR में हमारे पूरा रेंज हम इसको, क्योंकि इनमें से ऑप्शन ए इम्प्लीमेंटेबल नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं इम्प्लीमेंटेबल है, ऑप्शन डी भी नहीं इम्प्लीमेंटेबल है। तो ये अगर उन दोनों को मिलाते हैं तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो कि जनरेट हो सकता है। कई बार सवाल आपको मिलेंगे वैसे इसमें जवाब आपका कहीं भी सूट नहीं कर रहा होगा, तो आपको उसमें से बेस्ट वन जवाब को चुन करके आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, ए सी और डी किसी भी कैटेगरी में सूट नहीं करते हैं। तो यही एक है जो दोनों को मिक्स करने के बाद सूट करता है। हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रैक इन देयर जुरिडिक्शन? कौन जिम्मेदार है? SSCP में इंचार्ज। जिसका ट्रैक का मालिक है की मैन सर। जिम्मेदार। अच्छा सर। कीमैन सिर्फ पेट्रोलिंग करने की जिम्मेदार है। सेक्शन की सेफ्टी का जो जिम्मेदारी है, सेफ्टी का मतलब ओवरऑल इंचार्ज। की जिम्मेदारी है, वो इंचार्ज के पास उसके कोड एंड मैनुअल्स में उसकी ड्यूटीज में जोड़ के रखी गई है। पेट्रोलिंग के लिए ट्रैकमैन को तैयार करने के पहले उन्हें खासतौर पर क्या करना चाहिए? यूनिफॉर्म देना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग। चाहिए, इक्विपमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए सारे चीज होने चाहिए, पर इसमें सबसे बेस्ट वन कौन सा? काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग और काउंसलिंग। बिना सामान को तो पेट्रोलिंग वैसे भी नहीं करवा सकते आप उसको, हाँ, तो ट्रेनिंग देनी उसको कंपलसरी। सिखाना जरूरी है। व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर SSCPB इंचार्ज टू इंस्पेक्ट ब्रिजेज? ईयरली बिफोर ईयरली बिफोर मॉनसून। हाँ, यहाँ पर है ईयरली बिफोर मॉनसून। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल, व्हाट टेम्परेचर थ्रेशोल्ड रिक्वायर्स imposition of a speed restriction on LWR CWR after maintenance? इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन बाय द हायर ऑफिशियल। कौन से इक्विपमेंट चाहिए? तो ये लगभग सारे इक्विपमेंट इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, किसी का एक का तो जरूरत नहीं, तो सारे का, ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट एक्शन शुड SSCPB इंचार्ज टेक इफ अ डिफेक्ट इज बियॉन्ड देयर पावर टू रेमेडी? नोटिफाई द ADN इमीडिएटली। बिल्कुल, उसे ADN को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SSCPB इंचार्ज ड्यूरिंग नाइट वर्क? इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट।
बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है नाइट के टाइम में जब भी काम करेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसे प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम करके रखना चाहिए। हाउ ऑफन शुड एसएसबी इंचार्ज चेक यूएसएफडी टेस्टिंग? once in a month. वो मंथली सर। वंस इन ए मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास से, व्हाट शुड बी इंश्योर्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून बाय एसएसबी इंचार्ज? क्या उसको ध्यान रखना चाहिए? क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड वल्नरेबल एरिया। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ड्रेन साफ हो जाना चाहिए, वल्नरेबल एरिया साफ हो जाने चाहिए। 87, what is the schedule of inspection by SSB in charge for foot inspection on roads with a speed of 110 kmph? वंस इन फोर नाइट सर। ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है एसएसबी इंचार्ज है, उसका फुट इंस्पेक्शन है, स्पीड है 110 kmph से ज्यादा, वंस इन 2 मंथ्स सर। वंस इन 2 Yeah, मंथ। 2 months. ठीक है, क्योंकि उसमें इधर करके उसका ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड लेवल क्रॉसिंग बी इंस्पेक्टेड बाय एसएसबी इंचार्ज एंड जेईपीवी सेक्शनल? Annually. वंस इन मंथली बाय रोटेशन। मंथली बाय रोटेशन, यहाँ पर इसका जवाब होगा मंथली बाय रोटेशन। What is the frequency of inspection for LWR या SEJ during hottest and coldest month by SSCP? वंस इन फोर्टनाइट। फोर नाइट्स। Once in fortnight उसे। Question number 90, how often should night footplate inspection be carried out by the SSCP in charge and JESCP sectional? Night Once in a footplate month. inspection. Once in a month. वंस इन अ मंथ सर। Once in a month, सही जवाब है, once in a month। 91, how often should curves greater than 2 degree be inspected by the JEPV sectional? 2 डिग्री से ज्यादा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? वंस इन 6 मंथ ही रहेगा। क्वार्टरली सर, त्रैमासिक। हाँ, 6 इसमें मंथ रहेगा। इसमें रहता है 6 महीने में एक बार करना होता है। ठीक है, और ये 2 डिग्री से जब ज्यादा होता है तो इंचार्ज के साथ रोटेशन करते हैं। ठीक है। 92, what is the inspection schedule for sand hump and didn't by the SSCP in charge and JPV sectional? A month. मंथली रोटेशन। मंथली बाय रोटेशन, हाँ, एसएसबी इंचार्ज और वो दोनों अल्टरनेट करेंगे। क्वेश्चन 93, व्हेन शुड कटिंग इंस्पेक्शन बी कंडक्टेड बाय एसएसबी इंचार्ज? कटिंग का इंस्पेक्शन आफ्टर मानसून। वंस ए ईयर, इमीडिएटली आफ्टर मानसून। आफ्टर मानसून आंसर में थोड़ा सा चेंज रहता है। जी सर। What is the frequency of joint inspection of point and crossing by SSCP in charge and JSBB sectional? Joint point and crossing, इन 3 मंथ। हाँ, joint and crossing का हमारे पास इसमें once in 3 month ही रहता है, जो आपके मेन लाइन के टर्नआउट के जांच का है। How often should SSPB in charge inspect the work of patrolman during hot weather patrolling? Work of patrolman Monthly. monthly, बिल्कुल सही जवाब है इसका। When should SSPB in charge inspect tunnels? टनल्स की जांच कब करता है? वंस इन ईयर आफ्टर मानसून। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बात करता है once in a year after monsoon. What is the schedule of inspection of USFD test check by SSPB in charge? Once in a month. मंथली फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स ड्यूरिंग ट्रोलिंग इंस्पेक्शन। बिल्कुल ये सही जवाब है, हाँ। मंथली फॉर एटलीस्ट 2 hours during trawling inspection. Question number 98, how often should yard lines be inspected by SSPB in charge and JPB sectional? यार्ड लाइंस की बात कही जा रही है आपको यहाँ पर, तो यार्ड लाइंस कब करते हैं? 6 मंथ। 6 महीने में। 6 महीने के बाद. How often should SSPB in charge accompany the TRC run? Each run. Each run, very good. Question number 100, what is the frequency of inspection of private siding by JE or SSPB sectional? Once in a year. Once in 3 months. 3 महीने में सेक्शनल वाला करता है, 6 महीने में इंचार्ज करता है, और 1 साल में एक बार कंसर्न एडीएन करते हैं। इसके बाद हिंदी के सवाल आपके सामने आ रहे हैं। भारतीय संविधान में राज्यसभा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? 17। 17. भाग 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? भारत की संघीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। Okay. भारत की संघीय भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। क क्षेत्र में के राज्यों में कौन सी भाषा प्रचलित है? हिंदी। हिंदी। राजभाषा नियम 1963 के अंतर्गत का कौन सा प्रावधान है नीचे में जो दिया गया उनमें से? हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाना। हिंदी और दोनों का प्रयोग. होगा। राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी समिति कार्यरत है? राजभाषा समिति. राजभाषा समिति. समिति, जो कि राजभाषा आयोग के आधार पर बनाई गई थी। राजभाषा नीति के तहत केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आधिकारिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि अंग्रेजी का उपयोग 15 वर्षों के लिए जारी रहेगा? 343 का 2. 343 का 2, बिल्कुल सही है। इसमें एक मजबूत सवाल है। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में राजभाषा का उपयोग वर्गीकृत है? 3 क्षेत्र में। 3 है।
अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का विकास किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी को अंग्रेजी से श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति योग बनाना। राष्ट्रभाषा तो बनाना ही नहीं है देश में किसी को। राजभाषा नीति के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय कार्य करता है, या राजभाषा नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करती है? गृह गृह मंत्रालय। मंत्रालय। गृह मंत्रालय कार्य करती है।